हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और हिंदी गद्य साहित्य के सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन्हें देख चुके हैं। इस समय हम नाटक और एकांकी से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप पिछले सारे प्रश्न देख लेंगे तो इससे आपको आगे के प्रश्नों को समझने में भी आसानी होगी और आपका अभ्यास भी बहुत बेहतर हो जाएगा, जिससे आपकी परीक्षा की जो तैयारी है वो पहले से और अच्छी होगी। इसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी हम जहां तक प्रश्न देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करेंगे प्रश्नों की। हमने प्रश्न संख्या 342 तक देख लिया था, उसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प हैं डॉक्टर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी, लेकिन यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना में बहुत योगदान दिया था, इन्हीं की प्रेरणा से वहां पर वो थिएटर स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? मयंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म या माधवी? तो विकल्प ए सही होगा, मयंक मंजरी। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाटक है। इसे हमने इस तरह से याद किया था कि मयंक मंजरी का मंजरी और किशोरीलाल गोस्वामी का किशोरी लेकर के, कि मंजरी और किशोरी आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं, इस तरह से याद किया था। जैसे ही आप मंजरी देखेंगे तो आपको किशोरी याद आएगा कि मंजरी किसकी दोस्त है? किशोरी की। तो मयंक मंजरी नाटक किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का। इस तरह से हमने इसे याद किया था। इसके अतिरिक्त इनका अन्य प्रसिद्ध नाटक जो है वो चौपट चपेट है, किशोरीलाल गोस्वामी जी का। इसके बाद प्रश्न है कि शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? मोहन राकेश ने, विद्यानिवास मिश्र ने, लाला सीताराम ने या जगनिक ने? तो विकल्प बी सही होगा, लाला सीताराम ने। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं लाला सीताराम। फिर प्रश्न है कि संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? जे हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर या परिणीता? तो ये जो नाटक है ये जे हरिजीत का है। जे हरिजीत ये कर्नाटक के हैं लेखक। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में इनका जन्म हुआ था और ये भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रतिनिधि नाटककार माने जाते हैं। इन्होंने जो राष्ट्रीय और राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार था उसे अपनी रचनाओं में उसके खिलाफ आवाज उठाई। ये इस तरह के जो प्रश्न आते हैं किसी क्षेत्र विशेष से जो होते हैं, जैसे केवीएस इत्यादि की जो परीक्षा होती है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वहां से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न इस तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली के केवीएस जो पीजीटी है उसमें पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न उसी में पूछे जाते हैं। ये इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है संभवामी युगे युगे। इसके अतिरिक्त जो इनकी रचनाएं हैं ये हैं रंगायन, महाराज नंद कुमार, सम्राट चंद्र स्कंदगुप्त, विद्रोहिणी वैतरणी के पार आदि। फिर प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो क्रम और रचनाएं जो उनके मुख्य नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी के सारे नाटक और उनका क्रम
हम याद कर चुके हैं। अगर आपने पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं तो बार बार कह रही हूँ कि आप देख लीजिए, उससे आपको बहुत फायदा रहेगा, बहुत आसानी रहेगी आपको आगे के प्रश्न हल करने में। ये हमने पूरा याद किया था, जयशंकर प्रसाद के सारे नाटक और उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो क्रम है और सभी का प्रकाशन वर्ष हमने याद किया था। तो अगर आप देख चुके हैं, आप लगातार जुड़े हुए हैं क्लास से, तो ये प्रश्न आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि जब चीजें हमें आती होती हैं तो बहुत आसान लगती हैं, और जब नहीं आती है तो एक छोटा सा प्रश्न कि कामायनी किसकी रचना है, ये भी हमें कठिन लग सकता है अगर आता नहीं है तो, या हमारा अभ्यास नहीं है। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे विशाख, जो कि 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, अजातशत्रु 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, कामना प्रकाशित हुआ था 1927 ईस्वी में, और स्कंदगुप्त प्रकाशित हुआ था 1928 ईस्वी में। इसे हमने कैसे याद किया था? अजातशत्रु का शत्रु शब्द लिया था कि आपके कितने शत्रु हैं, हमने कहा एक, तो आपने कहा नहीं, दो शत्रु। हमारे कितने शत्रु हैं? दो शत्रु हैं। तो दो से अंत में हमें याद रखना था कि 22 आएगा, तो ये 1922 में प्रकाशित हुआ था। और जो शत्रु है वो क्या कर रहा है? हमारी शाख को खराब कर रहा है, हमारी शाख के ऊपर वो प्रहार कर रहा है। तो शत्रु के ठीक ऊपर क्या था? विशाख। तो 22 के बिल्कुल ऊपर क्या आता है? 21। इस तरह से हमने याद किया था 1921 ईस्वी। कामना, ये जन्मेजय के नाग यज्ञ के बाद आया है। जन्मेजय का नाग यज्ञ जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसे हमने ऐसे याद किया था कि 26 वर्ष की अवस्था में जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था। और नाग यज्ञ जो उसने किया था उसके पीछे उसकी एक कामना थी जो कि गुप्त थी, और इस तरह से क्रम था पूरा 27, 26, 27, 28। तो कामना प्रकाशित हुआ था 1927 में और स्कंदगुप्त प्रकाशित हुआ 1928 में। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, विशाख, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। इसके बाद प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? अलका, कल्याणी, मालविका या कार्नेलिया? तो यहाँ विकल्प डी सही होगा, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कार्नेलिया है। चंद्रगुप्त नाटक आपको दिखाया जा चुका है, उसके सभी पात्र दिखाए जा चुके हैं। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 ईस्वी है और बाद में 1933 ईस्वी में इसे अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से प्रकाशित किया गया था। जब भी आप कोई इस तरह का प्रश्न देखते हैं और उससे जुड़ी हुई जो भी बातें आपको पता है, जो भी तथ्य आप जानते हैं, उससे जुड़ा हुआ आपको तुरंत उसे अपने मस्तिष्क में दोहराना है, क्योंकि जितने बार हम उसको दोहराएंगे उतना ही अच्छा है। चीजें हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, फिर किसी भी तरह का भ्रम नहीं रहेगा जब हम परीक्षा देने जाएंगे। इतना ज्यादा हमारा अभ्यास हो चुका होगा, इसलिए जितने भी बार चंद्रगुप्त शब्द आएगा आपको तुरंत याद करना है कि चंद्रगुप्त नाटक कब प्रकाशित हुआ था? 1931 ईस्वी में। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। और इसके बाद 1933 ईस्वी में इसे अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से प्रकाशित किया गया था। ये सारी चीजें याद रखनी है, ये इसके सभी पात्र हैं। लेकिन यहाँ पर नायिका पूछी गई है कि कौन है चंद्रगुप्त की, तो कार्नेलिया होगी। बाकी अलका, मालविका और कल्याणी ये भी उनके वही नाटक के स्त्री पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का अशोक भी सही है, हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध भी सही है, सिद्धलिंग पट्टण शेट्टी विशाखा ये गलत है। यहाँ पर विकल्प डी जो है ये सही नहीं है। चतुर्सेन शास्त्री का नाटक है उत्सर्ग बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार की रचना अशोक भी सही है, हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध भी सही है, लेकिन विशाखा जो रचना है ये शिरवाडकर यांचा की है, ये इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही होगा चूंकि वो गलत है। अगला प्रश्न है कि कल्पांतर क्या है? एक काव्य नाटक है, महाकाव्य है, गीत नाट्य है या खंड काव्य है? तो विकल्प बी सही होगा, कल्पांतर गीत नाट्य है। कल्पांतर गीत नाट्य है। कल्पांतर गीत नाट्य के रचयिता गिरजा कुमार माथुर जी हैं। इसके बाद विकल्प है जननाट्य मंच की स्थापना कब हुई थी? 1939 में, 1949 में, 1959 में या 1969 में? तो यहाँ पर विकल्प के अनुसार विकल्प ए सही होगा, 1939। अगला प्रश्न देखते हैं कि नुक्कड़ नाटक के जनक कौन माने जाते हैं? तो नुक्कड़ नाटक के जनक माने जाते हैं सफदर हाजमी।
सफदर हाशमी जो है, इन्होंने नुक्कड़ नाटक के क्षेत्र में बहुत कार्य किया था। अन्य विकल्प हैं भीष्म साहनी, हबीब तनवीर व प्रसन्ना हेंगोट। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि नुक्कड़ नाटक के क्षेत्र में जिसने काम किया है उनका नाम है सफदर हाशमी। इनके जन्म दिवस अर्थात 12 अप्रैल को राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन इनका जन्म हुआ था, जन्म दिवस था इनका, इसलिए इसे मनाया जाता है। विकल्प सी सही होगा। फिर प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? कोणार्क में, शारदीय में, भारत दुर्दशा में या पहला राजा में? तो विकल्प डी सही होगा, पहला राजा। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के जो पृथु हैं उनके बीच विलक्षण साम्य दिखाया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य पहला राजा नाटक में है। पहला नाटक के जो रचयिता हैं वो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इनके अन्य नाटक हैं कोणार्क, शारदिया, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आषाढ़ का एक दिन, इसे संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिला था। ये 1958 ईस्वी में ये नाटक प्रकाशित हुआ था और एक वर्ष बाद 1959 ईस्वी में इसे संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला था। अन्य विकल्प हैं आधे अधूरे, लहरों का राजहंस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प जो ए है वो सही होगा, आषाढ़ का एक दिन। ये 1958 में प्रकाशित हुआ था और नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। 1959 में इसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है, जो 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के अनुमानित काल में व्यतीत हुआ है। आषाढ़ का एक दिन आपको दिखाया भी था ये नाटक किसी क्लास में, और इसे विस्तार से इसके बारे में बताया था। इसके पात्र ये देखिए, ये मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन नाटक है जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो आपको पिछली कक्षाओं में कई बार बताए जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सभी महत्वपूर्ण हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक है चूंकि, इसलिए इससे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें एक पंक्ति दी गई है, एक संवाद है कि कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। ये किस नाटक की पंक्ति है? तो ये पंक्ति है ध्रुव स्वामिनी की। उपर्युक्त पंक्ति ध्रुव स्वामिनी नाटक की है। 1933 ईस्वी में रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यह नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है, जबकि जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूट, कामना आदि जयशंकर प्रसाद के ही नाटक हैं। यहाँ पर जितने भी नाटक दिए गए हैं ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। चूंकि हम इसके प्रकाशन वर्ष याद कर चुके हैं तो एक बार तुरंत आपको इसका प्रकाशन वर्ष दोहराना है। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, कामना 1927 में प्रकाशित हुआ और एक घूट 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में। ध्रुव स्वामिनी बता चुकी हूँ आपको पहले भी कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें यदि ये लगा हुआ है पाठ्यक्रम में ध्रुव स्वामिनी या कोई भी नाटक, कोई भी उपन्यास, कोई भी निबंध अगर आपके पाठ्यक्रम में है तो आपको उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, उसका मूल पाठ, क्योंकि एक एक पंक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है तब। ये देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, और ये पंक्ति जो ली गई है दिखाती हूँ कहाँ से ली गई है। ये ध्रुव स्वामिनी कहती है कि कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो, मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा, तो फिर वही क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय मैं तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी तुम्हारा व ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो किस काम का। क्योंकि जो चंद्रगुप्त होता है वो वेश बदल करके जा रहा होता है और ध्रुव स्वामिनी उसके साथ जाने की इच्छा प्रकट करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि उसको ये
आभास हो रहा होता है कि उसकी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु का खतरा था, तो जो ध्रुव स्वामिनी थी वो साथ में जाना चाहती थी उसके। तो ये जो कथन है ये ध्रुव स्वामिनी के द्वारा कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। तो अगर आपने एक बार पूरा नाटक पढ़ा होगा और उसकी पूरी कथा आपको पता होगी तो आपको जरा सा भी देर नहीं लगेगी ये समझने में कि ये बात किसके द्वारा कही गई होगी। भले ही आपको संवाद न याद रहे लेकिन आप ये समझ जाएंगे कि ये किसने कहा था, अगर आपने पूरी बात को, पूरी कहानी को समझ लिया है और आपने मूल पाठ पढ़ा है तो। अब अगला जो प्रश्न है उसमें भी एक कथन दिया गया है और वहीं से है। कथन है कि सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। यह प्रसाद कृत किस नाटक का संवाद है? चंद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का, अजातशत्रु का या ध्रुव स्वामिनी का? तो विकल्प डी सही होगा, ध्रुव स्वामिनी का। उपर्युक्त कथन प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी नाटक का संवाद है। ये जो पूछा गया है कि किस नाटक का संवाद है, तो आपको ध्यान रखना है ये ध्रुव स्वामिनी नाटक का संवाद है। और अगर ये पूछा जाता है ये किसने कहा है, तो ये कहा गया है मंदाकिनी के द्वारा। उक्त कथन जो है वो मंदाकिनी के द्वारा कहा गया है। ये भी दिखा देती हूँ आपको, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक है और ये कथन मंदाकिनी कहती है। ये मंदाकिनी द्वारा कहा गया कथन है। चारों ओर देखकर भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। ये मंदाकिनी द्वारा कहा गया कथन है और ये आप देख सकते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित। 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इससे ये कथन लिया गया है। यहाँ पर प्रश्न जो है वो यही है कि ये कथन लिया कहाँ से गया है। तो विकल्प डी ध्रुव स्वामिनी सही होगा। उक्त कथन मंदाकिनी द्वारा कहा गया है। प्रसाद जी के अन्य नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख और जन्मेजय का नागयज्ञ इत्यादि। चंद्रगुप्त का प्रकाशित हुआ था 1931 ईस्वी में, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में, अजातशत्रु 1922 ईस्वी में, सज्जन 1910 ईस्वी में, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी में, करुणालय ये भी 1912 में प्रकाशित हुआ था, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921 ईस्वी, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी। ये सारे प्रकाशन वर्ष आशा करती हूँ कि आपको भी याद होंगे, आपको पढ़ाते हुए ही मुझे याद हुए हैं। तो अगर आप भी मन लगाकर पढ़ रहे हैं तो निश्चित है कि आपको याद हो गए होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से नागबोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, यमगाथा या अमृतपुत्र? तो विकल्प ए सही होगा, खूबसूरत बहू। नागबोडस द्वारा लिखित नाटक खूबसूरत बहू है। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं वसीयत, दलित, तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी, बेचो तेल। अगला प्रश्न है कि उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण कृति है रामकुमार वर्मा जी की। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त। उत्तरायण रामकुमार वर्मा जी का नाटक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रख करके बादल की मृत्यु एकांकी की रचना की थी। आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अधिकांश जो आलोचक हैं वे इनके बादल की मृत्यु जो एकांकी है इसी को हिंदी की पहली एकांकी मानते हैं, चूंकि ये पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर लिखी गई पहली एकांकी है। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद जी का जो एक घूट है, बहुत से लोग उसे भी हिंदी का पहला एकांकी मानते हैं, लेकिन अधिकांश जो मत हैं वो बादल की मृत्यु के लिए ही हैं। एकांकी की रचना इन्होंने 1930 ईस्वी में की थी। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं चित्ररेखा, चंद्रकिरण, राजरानी, सीता, पृथ्वीराज की आंखें, एकलव्य, उत्तरायण, साहित्य शास्त्र, संकेत, आकाश गंगा आदि। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नुपुर, परिंदे, गुल की बन्नो, नदी प्यासी थी। तो नदी प्यासी थी ये एकांकी है। इसके अतिरिक्त सुहाग के नुपुर ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की कहानी है, परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है और नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का एकांकी है। ये विधाएं भी हमें याद रखनी होती है। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि कौन सी रचना किस विधा की है। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। अजातशत्रु,
स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी और तितली। तो तितली जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, ये उनका उपन्यास है। जबकि अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी ये सभी उनके नाटक हैं। अजातशत्रु 1922 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तितली जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के अन्य उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती, ये 3 उपन्यास उन्होंने लिखे थे जयशंकर प्रसाद जी ने, जिसमें इरावती उनका अपूर्ण उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जी एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके नाटक अधिक प्रसिद्ध रहे और इनके जो अन्य नाटक हैं वे सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामी, ये सारे जो प्रकाशन वर्ष हैं ये तुरंत आपको दोहराने अपने मस्तिष्क में। अभी 2-3 बार हम देख चुके हैं और जितने बार देखते चलेंगे उतना ही अच्छा है। आप जैसे ही सज्जन देखेंगे आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए 1910 ईस्वी। तो इतना ज्यादा चीजें आपको रट जानी चाहिए और ये होगा सिर्फ अभ्यास से। इसके बाद प्रश्न है कि नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो इनमें से कौन सा अशुद्ध है ये देखना है। चारुमित्र डॉक्टर राम कुमार वर्मा का सही है। एक घूट जयशंकर प्रसाद जी का अभी आपको बताया था, ये 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और बहुत से जो आलोचक हैं वे इसे हिंदी का पहला एकांकी भी मानते हैं। इसके बाद टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का बिल्कुल सही है और आषाढ़ का एक दिन ये सुरेंद्र वर्मा जी का गलत है। बार बार हम देख रहे हैं और आपको पुस्तक भी दिखाई जा चुकी है कि आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। जब हम मूल पाठ देख लेते हैं या जो मूल पुस्तक होती है उसे देख लेते हैं तो चीजें हमें और आसानी से याद रहती हैं। तो आपको याद रखना है आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश जी का नाटक है जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और एक ही वर्ष बाद 1959 में इसे पुरस्कार भी मिला था, अभी हमने देखा था। तो ये वाला गलत है, क्योंकि ये गलत है इसलिए ये सही होगा। सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है 8वां सर्ग। इसका प्रकाशन वर्ष हमने ऐसे याद किया था कि 8 के पहले क्या आता है 7, 7 के पहले क्या आता है 6, तो 8, 7, 6 और बस इसके आगे 19 लगा लेना है 1976। इस तरह से हमने इसका प्रकाशन वर्ष याद किया था। अगर आपने पिछली कक्षाएं ली हैं तो आपको पता होगा 8वां सर्ग कब प्रकाशित हुआ था 1976 ईस्वी में। फिर प्रश्न है कि रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है। मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मणिमधुकर या शंकर शेष। तो विकल्प बी सही होगा, मणिमधुकर। रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं मणिमधुकर। रस गंधर्व नाटक के रचयिता मणिमधुकर हैं। इस नाटक में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण है। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आंख आदि। फिर प्रश्न है चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है। ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है। चौपट चपेट किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। मयंक मंजरी और चौपट चपेट ये 2 महत्वपूर्ण नाटक हैं किसके, किशोरीलाल गोस्वामी जी के। चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक प्रणयनी परिणय, मयंक मंजरी आदि हैं। इसे आप उस तरह से ही याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन चूंकि ये प्रश्न देख रही हूँ बार बार आ रहा है तो आप इसे खूब अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए नाटक का नाम है मयंक मंजरी, यही नाम है मयंक मंजरी और ये नाटक है किसका, ये नाटक है किशोरीलाल गोस्वामी जी का। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। इसे हमने ऐसे याद किया था पिछली कक्षाओं में कि मंजरी और किशोरी ये आपस में क्या है, मित्र हैं। मंजरी और किशोरी आपस में मित्र हैं, छोटी छोटी सी बालिकाएं हैं 2, एक का नाम है मंजरी और एक का नाम किशोरी है। अब मंजरी और किशोरी को यदि घर में अकेले छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेंगी, घर का सारा सामान चौपट कर देंगी। क्या कर देंगी, चौपट कर देंगी। ये सिर्फ याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो चौपट चपेट ये भी किसका हो गया, किशोरीलाल गोस्वामी जी का। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि मंजरी और किशोरी 2 छोटी बालिकाएं हैं जो कि आपस में क्या हैं, मित्र हैं या दोस्त हैं और वो यदि घर में अकेले रहेंगी तो सारी चीजें क्या कर देंगी, चौपट कर देंगी। और इस चौपट शब्द से आप चौपट चपेट याद रख सकते हैं। तो चौपट चपेट ये भी किशोरीलाल गोस्वामी जी का है और मयंक मंजरी ये भी किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाटक है। इस तरह से 2 नाटक आशा करती हूँ कि आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे कि मयंक मंजरी और चौपट चपेट किसके नाटक हैं, किशोरीलाल गोस्वामी जी के। चूंकि ये प्रश्न बार बार आ रहा है
तो अगर आप ये 2 याद कर लेंगे तो इससे जोड़ करके आप इनके अन्य नाटक भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्ध प्राप्ति की है। तो यहां पर विकल्प बी सही होगा। जयशंकर प्रसाद जी ये कवि भी रहे, नाटककार भी रहे। आपने देखा कि इन्होंने आंसू जैसी रचना की, वही नाटक में तो इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे। कामायनी जैसी रचना की जयशंकर प्रसाद जी ने, तो कवि का कार्य भी किया और नाटककार का भी। कामायनी जैसा महाकाव्य लिखने वाले जयशंकर प्रसाद ही ध्रुव स्वामी जैसा नाटक लिखते हैं, चंद्रगुप्त जैसा नाटक लिखते हैं। तो जितने अच्छे वे नाटककार हैं उतने ही अच्छे कवि। इसी तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी कार्य रहा और रामकुमार वर्मा जी का भी। इसलिए जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रामकुमार वर्मा जी कवि और नाटककार दोनों ही रूपों में प्रसिद्ध इन्होंने प्राप्त की। अगला प्रश्न है कि रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध हुआ। तो चिरंजीत विकल्प ए सही होगा। चिरंजीत रेडियो नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए। अन्य विकल्प है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद और सेठ गोविंद दास। तो ये तीनों ही नाम आप देख रहे हैं कि रेडियो के क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं। चिरंजीत विकल्प ए सही होगा। रेडियो नाटककार के रूप में लेखक चिरंजीत अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित नाटक तस्वीर उसकी, अभिमन्यु, चक्रव्यूह में आदि है। फिर प्रश्न है कबूतर खाना किस एकांकी कार की रचना है। विनोद रस्तोगी की, मोहन राकेश की, भुवनेश्वर की या जगदीश चंद्र माथुर की। तो विकल्प डी सही होगा, जगदीश चंद्र माथुर जी की। जगदीश चंद्र माथुर जी के एकांकी हैं कबूतर खाना, भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी और मकड़ी का जाला। वहीं मोहन राकेश जी के अंडे के छिलके, प्यालियां टूटती हैं, सिपाही की मां और छतरियां। भुवनेश्वर का तांबे के कीड़े, आजादी की नींद, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक और सिकंदर। विनोद रस्तोगी बहू की विदा, काले कौवे, गोरे हंस। फिर अगला प्रश्न है कि नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम क्या है। तो नाटक का जो अभिनय किया जाता है वो रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम होता है रंगशीर्ष। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है रंगपीठ, नेपथ्य व रंग स्थल। लेकिन जहां पर अभिनय किया जाता है उस जो अगला स्थान होता है उसे रंगशीर्ष कहते हैं। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम रंगशीर्ष है। नेपथ्य पर्दे के पीछे वाले भाग को कहते हैं। फिर प्रश्न है कि मूलतः रंगमंची प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है। तो लहरों के राजहंस जो कि 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मोहन राकेश जी का नाटक है। ये रंगमंची प्रयोगों की दृष्टि, रंगमंची जो प्रयोग है उनको दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है। अन्य विकल्प है नहुष, सिंदूर की होली और रक्षाबंधन। मूलतः रंगमंची प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक लहरों के राजहंस है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना 1963 ईस्वी में मोहन राकेश ने की थी। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके आदि। पैरों तले की जमीन जो इनका नाटक है ये इनका अधूरा नाटक था। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ और आधे अधूरे 1969 में। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है। तो कामना विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन और वत्सराज। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कामना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। यह संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि। यहाँ पर फिर से जयशंकर प्रसाद जी के अधिकांश नाटक दिए गए हैं, तो फिर से आपको यहाँ पर उनके प्रकाशन वर्ष दोहराने हैं। सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915 में प्रकाशित हुआ था, विशाख 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी और ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिकृष्ण भारती। तो विकल्प सी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये चंद्रावली नाटिका के रचयिता हैं। चंद्रावली नाटिका के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। इस नाटक में वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व
का चित्रण किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित। अन्य जो मौलिक नाटक हैं उनके वे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विश्वौषधम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी व सती प्रताप है। भारतेंदु जी के नाटकों को हम विस्तार से देख चुके हैं। आपको बताया था इन्होंने कुल 17 नाटक लिखे, जिसमें से जो 8 नाटक हैं वे उनके मौलिक नाटक हैं और 9 नाटक उनके द्वारा अनुदित किए गए हैं, जिसमें वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विश्वौषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप, ये 8 नाटक उनके मौलिक नाटक हैं। और अनुदित नाटक के अंतर्गत रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय मुद्रा, राक्षस इत्यादि जो नाटक आते हैं ये उनके अनुदित नाटक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रसाद के नाटकों में प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो विकल्प ए सही होगा, नंद दुलारे वाजपेयी। अन्य विकल्प हैं लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी का जन्म 4 सितंबर 1906 ईस्वी को उन्नाव में हुआ था और ये बहुत श्रेष्ठ समीक्षक हैं। इन्होंने समीक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां जो हैं वे हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, आधुनिक साहित्य महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि। अगला प्रश्न है, इसमें एक कथन दिया गया है और पूछा गया है कि यह कथन किसका है। कथन है कि अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन है भट्टार्क का। और भट्टार्क किसके पात्र हैं? तो ये स्कंदगुप्त के पात्र हैं भट्टार्क। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के पात्र भट्टार्क का है। स्कंदगुप्त नाटक की रचना 1928 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद ने की थी। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधुवर्मा, महादंड नायक, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, देवसेना और विजया। फिर प्रश्न है कि मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक से आया हुआ संवाद है? यह स्कंदगुप्त से आया हुआ संवाद है। अन्य विकल्प है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा व चंद्रगुप्त। ये जो संवाद है ये स्कंदगुप्त का है कि मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं है और वास्तव में उसी के लिए बस सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह स्कंदगुप्त नाटक में आया हुआ संवाद है। यह कथन धातुसेन का है। स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं और ये 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर प्रश्न है कि भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य क्या था? भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना? नहीं। अंग्रेजी शासन की व्याज स्तुति करना? ये भी नहीं है। भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना? विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। चौथा है अन्य देशों की दुर्दशा से तुलना करके दिखलाना कि भारतवर्ष औरों से कितना बेहतर है? ये भी नहीं होगा। विकल्प सी सही होगा। भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना था। भारत दुर्दशा नाट्य लास्य रूपक है। इस नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा है। फिर प्रश्न है कि अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता क्या थी? तो पहला, ठेठ बनारसी बोली का उन्मुक्त प्रयोग किया उन्होंने, ऐसा नहीं है। उन्होंने ठेठ बनारसी बोली का उन्मुक्त प्रयोग नहीं किया है। रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना ये बिल्कुल सही है। वे रचना, मंचन, निर्देशन, अभिनय, विज्ञापन सभी चीजों से जुड़े हुए थे।
अगला है कि नाटकों की रचना समान मात्रा में गद्य और पद्य में करना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही नाटकों की रचना की हो, हम देख ही चुके हैं पहले ही विस्तार से उनके नाटकों को। अगला विकल्प है कि हिंदी नाटकों को पारसी मंच पर खेले जाने में सहयोग देना। यह भी बिल्कुल गलत है, उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया हिंदी नाटकों को पारसी मंच पर खेले जाने के लिए। फिर जो अगला प्रश्न है वो है कि एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीकी से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद के नाटकों, विशेषता उनके स्कंदगुप्त नाटक को मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि जैसा कि आपको बताया था जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक थे वे मंच पर आसानी से प्रस्तुत नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि इतने उसमें दृश्य होते थे और इतने कठिन दृश्य होते थे कि बहुत आसानी से उन्हें मंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। लेकिन चूंकि अब बहुत विकास हो चुका है, वैज्ञानिक तकनीकी बहुत विकसित हो चुकी है, तो अब तो किसी भी प्रकार का दृश्य हो उसे बहुत आसानी से दिखाया जा सकता है। लेकिन फिर भी उनका जो स्कंदगुप्त नाटक है वो उतना लोकप्रिय क्यों नहीं हो पा रहा है, ये कारण पूछा गया है यहाँ पर। तो उसका कारण है उसके जो नाटकीय संवाद का भाषा का जो स्तर है, इसके कारण वो लोकप्रिय नहीं हो पा रहा है। आपने स्कंदगुप्त अगर नाटक पढ़ा होगा तो आपने उसके भाषा स्तर को स्वयं महसूस किया होगा। यहाँ पर विकल्प सी सही होगा कि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद के नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है कि दृश्य बहुत जल्दी बदलने पड़ते हैं, तो ऐसा तो कोई कठिनाई नहीं है, आज के समय में आसानी से बदले जा सकते हैं। पात्रों की उम्र अचानक ही बढ़ गई होती है, तो ये भी कोई कठिन समस्या नहीं है। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की पोशाकें इतनी पुराने जमाने की हैं कि उनके अनुरूप साज पोशाक जुटा पाना संभव नहीं होता, तो ऐसा भी नहीं है, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, उसे भी आसानी से जुटाया जा सकता है। केवल विकल्प सी जो उनकी भाषा का स्तर है वो साधारण जनता उससे जुड़ नहीं पाती है, ये कारण है। विकल्प सी सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित नाटक है। तो विद्या सुंदर विकल्प सी सही होगा। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली और अंधेर नगरी ये सब इनके मौलिक नाटक है। विद्या सुंदर उनका अनुदित नाटक है, जैसा कि आपको बताया था कि रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय ये सब इनके अनुदित नाटक है, तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। फिर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक का कौन सी नारी पात्र, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती है। 4 नाम दिए गए हैं, सुवासिनी, कल्याणी, कार्नेलिया और मालविका। तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, सुवासिनी। सुवासिनी चंद्रगुप्त से प्रेम भाव नहीं रखती है। इसके अतिरिक्त कल्याणी, मालविका और कार्नेलिया ये तीनों ही चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती हैं। जो सुवासिनी है वो शकटार से प्रेम करती है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। जबकि कल्याणी, कार्नेलिया तथा मालविका चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती थी। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के जो प्रकाशन वर्ष है वो 1933 ईस्वी है। इसमें अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से प्रकाशन वर्ष 19 गलती से निकल गया 33, चंद्रगुप्त का प्रकाशित हुआ था 1931 ईस्वी में। इसे हमने इस तरह से याद किया था कि चंद्रगुप्त कितने वर्ष का है, तो 31 वर्ष का, ये हमने याद किया था इस तरह से। और 1933 ईस्वी में चंद्रगुप्त नाटक का ही प्रकाशन अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। तो ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त का प्रकाशन अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से कब किया गया था, क्या सन था, तो 1933 ईस्वी, और वैसे चंद्रगुप्त प्रकाशित हुआ है 1931 ईस्वी। फिर प्रश्न है कि सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है। 8वां सर्ग से, आधे अधूरे से, अंधा युग से या चंद्रकांता से। तो आधे अधूरे विकल्प बी सही होगा। ये मोहन राकेश जी का नाटक है जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सिंघानिया नामक जो पुरुष पात्र है वो मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में है। या आधे अधूरे नाटक के अन्य जो प्रमुख पात्र हैं वे हैं महेंद्रनाथ, जगमोहन, अशोक, जुनेजा, सावित्री, बिन्नी, किन्नी आदि। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। यह नाटक मील का पत्थर भी कहा जाता है। फिर प्रश्न है कि एकांकी में संकलन त्रय का आशय क्या है। पात्र, भाषा, वेशभूषा का समन्वय, समय स्थान काल की एकता, देश काल वातावरण का समन्वय या समय स्थान और कार्य की एकता। तो विकल्प डी सही होगा, समय स्थान और कार्य की एकता।
इस संकलन त्रय का बहुत महत्व होता है। तो ये संकलन त्रय बहुत बार पूछा जाता है, 2 दे दिए जाते हैं और तीसरा पूछा जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी, कि समय और स्थान के अतिरिक्त संकलन त्रय में तीसरा क्या आता है, तो आपको याद रखना है कार्य की एकता, या कार्य की एकता और स्थान के अतिरिक्त संकलन त्रय में क्या आता है, तो समय। एकांकी में संकलन त्रय से आशय स्थान, समय और कार्य की अन्विति या एकता से है। स्थान से तात्पर्य संपूर्ण घटना एक स्थान पर घटित हो, कम से कम स्थान परिवर्तन हो। समय से तात्पर्य है एकांकी में उतने ही समय की घटना दिखाई जानी चाहिए जितने में वास्तविक जीवन में घटित हो सके, या अधिक समय अंतराल नहीं होना चाहिए। कार्य से तात्पर्य है एकांकी में प्रासंगिक कथाओं को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और कार्य व्यापार के क्रम को बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा मानते हैं और उसके अभाव में श्रेष्ठ एकांकी की रचना संभव नहीं मानते हैं। ध्यान रखिएगा कि संकलन त्रय को एकांकी की आत्मा कौन मानते हैं, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और संकलन त्रय में क्या क्या आता है, समय, स्थान और कार्य की एकता। फिर अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी, तो 1880 ईस्वी, विकल्प सही होगा विकल्प बी। अन्य विकल्प है 1878 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1882 ईस्वी। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा 1880 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान की गई। सन 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक का जो कृतित्व है वो भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। फिर प्रश्न है कि अंधा युग उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है। कथन है कि मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। ये कथन है धृतराष्ट्र का, विकल्प सी सही होगा। अंधा युग नाटक भी हम कई बार देख चुके हैं, धर्मवीर भारती जी का नाटक है जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। और चूंकि इसकी कथा महाभारत से संबद्ध है तो इसके पात्र भी महाभारत के ही है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, धृतराष्ट्र। ये बात धृतराष्ट्र ने कही थी कि मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। अन्य विकल्प है गांधारी, अश्वत्थामा और संजय। इसके बाद प्रश्न है कि जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है। जानकी मंगल ही शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का नाटक है, विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। जानकी मंगल नाटक के लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। यह आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी के जानकी मंगल नाटक में। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक नाटक के लिए, समस्या नाटक के लिए, सामाजिक नाटक के लिए, असंगत नाटक के लिए। तो विकल्प डी सही होगा, असंगत नाटक के लिए। भुवनेश्वर जो है ये असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने हिंदी में असंगत नाटकों की शुरुआत की थी और लघु नाटक इनका जो ऊसर है उससे मानी जाती है इसकी शुरुआत, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।